Okay, students, here I share my screen with you, and then we start. Okay, students, today we have to study about methods and approaches towards style or stylistics. So इसमें सबसे पहले the thing that I want to explain to you, that is what is difference between approach and method. अच्छा, approach को theory भी कहते हैं. इसमें आपके अगर आप अपना contents देखें तो आपको ये चीज़ लिखी हुई नजर आएगी कि what are its approaches, theories. Okay, 2 people wants to join more. Okay, admit. Right, one more meeting. अच्छा, तो सबसे पहले भी इसके we have to discuss about the difference between approaches and method. अच्छा, इसमें when word approach or theory is used, these two words mean the same thing. Approach or theory are the ideas or the ways to do something, and a method is the things that we do with that is divided in further steps, and that is done with the help of those steps. इसको थोड़ा सा और भी मींस के जब इस तरह से डेफिनेशन बता रहे हो तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती, इसको क्लैरिफाई करने के लिए I'll have to further elaborate it. अच्छा, ये माइक कर दें साइलेंट, अगर कोई इसके अभी चल रहा है कुछ बैकग्राउंड हल्का फुल्का नॉइस आ रहा है, though there isn't much noise, but even then that's distracting. तो सबसे पहले आप समझ लें कि आपने ये अपनी डेफिनेशन इसको क्लियर करना है कि व्हाट इज approach or theory and method. And let me have some analogy or example with which this thing will be clear to you, that what is approach, theory or method. अब for example style जो होता है वो किसी भी राइटर के स्टाइल को आपने स्टडी करने के लिए ये दोनों चीज़ें यूज की जाती हैं. अब इसके स्टाइल को मैं एक किसी के पर्सनालिटी स्टाइल से आप कंपेयर कर लें. अच्छा, उसकी डिफरेंट लोगों का तरीकाकार होगा किसी एक पर्सनालिटी को जांचने का. जो डिफरेंट उन सब के वो अप्रोचेस इनको कहेंगे, या इसको आप कह सकते हैं थेरीज. फॉर एग्जांपल किसी पर्सनालिटी को जांचने के लिए कोई एक बंदा ये देख सकता है कि अच्छा उसका बिहेवियर कैसा है, ये एक अप्रोच या थेरी हो जाएगी. दूसरा उसकी अप्रोच या थेरी एक ये हो सकती है कि उसकी ड्रेसिंग से देखा जाए बंदे को, ये भी एक अप्रोच हो गई या एक थेरी हो गई. तीसरा कहता है अच्छा उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है तो ये इससे मैं उसके चेक करता हूँ या उसको देखता हूँ, वो भी एक तरीकाकार हो गया. अच्छा, अब ये सारे हो गए अप्रोचेस या थेरीज. अब फॉर एग्जांपल एक है कि वो कहता है मैं उसके जो ड्रेसिंग है उससे किसी की पर्सनालिटी को या पर्सनालिटी स्टाइल को देखना है. ठीक है, ये आपकी थेरी या अप्रोच हो गई. उसके बाद आ जाता है मेथड. ये दो फाइलें शेयर की थी आप लोगों से, एक वो अप्रोचेस वाली और दूसरी मेथड्स वाली. तो अप्रोच ये होगी कि आपने उसको उसके ड्रेस से आपने जांचना है, किसी को आप उसका एनालिसिस करें. अब जो उस ड्रेस से जांचने के लिए आप डिफरेंट स्टेप्स में वो अपना काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेप्स जो है दैट इज कॉल्ड मेथड. क्या आप उसके लिए देख लेगा अच्छा कि व्हाट्स द चॉइस ऑफ कलर, व्हाट इज इट्स फिटिंग, व्हाट इज इट्स ओवरऑल ड्रेस डिजाइनिंग, और उसके डिफरेंट फॉर्मल इनफॉर्मल के हिसाब से देखते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर स्टेप्स जो आप अपनी अप्रोच को देखने के लिए डिवाइड कर रहे हैं फर्दर, तो दो स्टेप्स आर कॉल्ड मेथड. क्लियर होगी ये बात?
तो अब इसमें स्टाइलिस्टिक्स या स्टाइल को जांचने के लिए जो अप्रोचेस या जो थेरीज हैं वो 4 हैं बेसिक, और भी हो सकती हैं, मींस द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. These are 4 approaches are theories. The first one is traditional impressionistic. इसी का दूसरा नाम जो है कि impressionistic approach to style. कि ट्रेडिशनल रवायती तौर पे जिस तरह से ये चीज़ चलती है कि पहले जो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक वे था कि किस तरह से कोई इम्प्रेशन जो मिल रहा है उससे क्या आपका किसी का, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो अब ये भी एक आपका एक थ्योरी है, आपकी एक अप्रोच है किसी के पर्सनैलिटी को जांचने की, कि आपने कहा जी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो इसी तरह से जो इम्प्रेशन को देखना, तो दैट इज वन अप्रोच. दूसरी अप्रोच है इंडिविजुअल अप्रोच, एक इंडिविजुअल किस तरह से उसको दिखता है. अच्छा, उसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, then I'll definitely elaborate these things. That's why I'm introducing in a brief way. The third one is practical approach, a practical approach to style. And the last one, the fourth one is objective or linguistic approach. अब ये जो लास्ट है, इट इज ऑब्जेक्टिव. इसमें अभी भी आपका किसी का बैकग्राउंड नॉइज है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं कि ये पता नहीं ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं क्या है. तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये थोड़ा सा इसको देखेंगे, इट इज अ साइंटिफिक वे. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दीज आर बाइनरी ऑपोजिट्स. कि इसमें सब्जेक्टिव होता है जिसमें हर एक बंदे की अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, ये सेकंड पॉइंट है, ये दैट इज वेरी क्लोज टू दैट इंडिविजुअल अप्रोच है. और ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसमें आपके अपनी जो लाइक्स डिसलाइक्स, अपने आपके फीलिंग्स पैशंस, दे आर नॉट इंक्लूडेड. तो इन चीजों से, अपने पर्सनल बाइसेस से, लाइक्स डिसलाइक्स से हट के आप उस चीज को सिर्फ देखते हैं, तो then that approach is called objective approach. तो ये this objective approach method is, or this approach is called scientific. इसीलिए इसके अगर oblique में देखें तो it is written, it is linguistic approach to style. तो अब linguistics, you know, it is a science of language. So therefore, when in scientific way you analyze style, then your that theory, that is called objective. अब इनको सबको बारी बारी थोड़ा सा और जरा देखते हैं. पहला जो है कि ट्रेडिशनल अप्रोच, इनमें ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए थोड़ा सा पढ़ के इसके बाद इसके डिफरेंट डेफिनेशंस भी आप देखेंगे. आई होप कि आप फाइल से गो थ्रू किया होगा आपने बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर. तो इसमें देखें तो कहते हैं ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टाइल इज सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक. तो ये भी एक उसका जो कि इम्प्रेशनिस्टिक था. This concept of style is essentially ambiguous. तो ये कोई जो अनसाइंटिफिक वेज होते हैं, डेफिनेटली वो हैपहैज़र्ड से होंगे, उनके कोई जो है कि तरतीब उसके अंदर नहीं होती. तो दैट इज एम्बिगुअस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, कम्प्लेक्स भी है, और दैट इज अनक्लियर, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Because the reader may or may not share with the writer and critic the level and delicacy of intuitive perception. कि अब राइटर की किस तरह से किस लेवल पे जाके उस चीज को प्रोड्यूस किया है, और रीडर उसको किस लेवल पे समझ रहा है, कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग की जो इंट्यूशन है, दैट परसेप्शन है, दैट मे बी डिफरेंट. तो व्हेन द पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज, then to reach one conclusion or to understand one thing, that becomes very difficult and things become ambiguous. Right. This method उसी को बताया कि ये वाला जो फिर method है, it is a hegemonic. Hegemonic means कि किसी एक का जो है कि उसमें जैसे कह देगा वही. It is undemocratic. डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबकी राय जो है कि वो ली जाती है. इसमें रीडर कुछ और कह रहा होगा, राइटर कुछ और कह रहा है, यानी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही सेम नहीं होती है, और वो स्टाइल को सही तरीके से नहीं समझा जाता. अच्छा, इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं. इसको I want to remove things are somewhat
difficult here at to handle, especially the screen sharing option, CA sharing option I'm choosing. Well, anyhow, the first definition is by Chambers. Chambers' 20th Century Dictionary defines style as a literary composition, manner of writing, mode of expression, thought, a language are of expression, execution, action, or bearing generally the distinctive manner peculiar to an author or other. तो वो एक किसी एक राइटर का अपना जो एक लिखने का स्टाइल है, एक्सप्रेशन है, तो that is called style according to that definition of 20th century. दूसरी definition इसकी जो है कि concise Oxford Dictionary की है, Dictionary of Current English. It considers style some of collective characteristics of writing or diction or way of presenting things or artistic expression, decorative method, proper to the person or school or period or subject matter exhibiting these characteristics. अच्छा, इसमें I always try to make things very simplified so that you understand them in a better way. तो ये okay, more people are there. Well, तो इसमें अगर आप देखें तो जो कंसाइज की लिख रही है उसमें भी उसने बताया कि कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, जो उसका जो राइटिंग का या डिक्शन, तो उसमें जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं एक आर्टिस्टिक वे से, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अब आर्टिस्टिक कह दिया जाए, क्या चीज़ आर्टिस्टिक है, तो टू एक्सप्लेन सच थिंग्स बिकम्स समवट ambiguous, it becomes obscure. यही इसकी फर्स्ट मेथड की खामियां बताई गई है थ्योरी की कि इसमें ये इश्यूज हैं. इसी तरह और भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है या डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ये भी इसकी डेफिनेशन देती है. ग्रे है अपनी डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसी की एक और डिक्शनरी आ गई. लॉगमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश है. तो पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, थोड़ा सा देखें कि ये ऑब्सक्योर लग रहा है. Producing something, especially one that is typical of a particular period or time of जो जिस जमाने में जो चीज चल रही है उसी हिसाब से करना. तो अब ये सारी चीजें जिस तरह से बातें करना, these are all unscientific. Therefore, it becomes ambiguous. English literature, a student guide, ये भी उसी तरह से उसकी. तो these are means basically थोड़ा सा ये पुरानी approaches हैं. So a cursory glance at some of the traditional definitions, जो ऊपर definitions दी गई हैं इनके ऊपर आप अगर cursory सा जिसे उर्दू में कहते हैं सरसरी सा देखना, ऐसे थोड़ा सा उसको देखना, ये शायद इंग्लिश का वर्ड ही जो है कि उर्दू में आके वो cursory जो है वो सरसरी बन गया. सरसरी नजर डालना, cursory glance. तो स्टाइल कोटेड अबव शोज जितने भी ऊपर डेफिनेशन दी गई हैं उनसे आपको क्या आइडिया मिलता है कि देयर इंप्रेशनिस्टिक नेचर दैट रेंडर्स देम अनएक्सेप्टेबल फॉर एंड इनएप्लीकेबल टू अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस. तो वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए थोड़ा सा इन चीजों को अप्लाई करना दैट बिकम्स डिफिकल्ट. स्टाइल इज सम ऑफ कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, के उसकी कलेक्टिवली जो characteristics हैं उनके लिए उन्होंने टर्म दे दी, that is style. उसमें diction, expression, it consists of individual linguistic idiosyncrasies. Idiosyncrasies basically ये psychology की टर्म है कि किसी एक person की जो दूसरे उसी कैटेगरी के लोगों से जो बिल्कुल एक individual सी एक habit होगी उसको idiosyncrasy कहा जाता है. इसकी idiosyncrasy को आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई एक पर्सन है वो चलते हुए अपना पाँव जो है कि जरा जोर से मार के चलता है, तो ये उसकी idiosyncrasy. Because all human beings when they walk, they don't walk in that fashion. Vendors are there outside in the street, they are offering ice cream. It is the collective impression left by the way an author expresses himself. उसी को definition को explain कर दिया. अच्छा, next जो चीज आ गई definition, the second उसकी individual approach to style.
So towards the beginning of 19th century, the use of language in literature was no longer seen as a product of an established set of rules and devices, but an orientation towards the spontaneous overflow of powerful feelings. अब ये बेसिकली ये वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन ऑफ पोइट्री में से लाइन ली गई है. तो अगर आपने पिछले किसी सेमेस्टर में वर्ड्सवर्थ को पढ़ा हो, ये उसके आप पोइट्री की जो डेफिनेशन है, तो उसी में तो ही सेज कि पोइट्री जो है कि दैट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. वो आगे भी है डेफिनेटली, वो कहता है कि रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. Every writer had a natural, linguistic, and idiosyncratic way of expressing ideas led to the identification of style with man and his thought. तो अब ये हर बंदे का एक अपना स्टाइल बन गया, उसी के साथ उसको अटैच कर दिया गया, और ये इंडिविजुअल अप्रोच होगी कि उस पर्सन के नाम पे, कि जैसे ये जो डेफिनेशन ऊपर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स वाली बताई, तो इट इज रिलेटेड विद वर्ड्सवर्थ. ये वर्ड्सवर्थ का स्टाइल है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए. तो इसी तरह से और भी उसके इस टाइम में जो ये जो 18th सेंचुरी टाइम बनता है, तो इसमें जो राइटर्स है उसमें स्टाइल को देखने के लिए वो इंडिविजुअल जो पर्सन से उनको देखकर स्टाइल को एक्सप्लेन किया जाता था या उसको स्टाइल को समझा जाता था. तो इसी के आगे भी इसमें थोड़ा बहुत उसको डेफिनेटली उसी तरह से एक्सप्लेन करके कुछ डेफिनिशंस दी गई हैं. अगर आप उसको डेफिनिशंस को देखें इंडिविजुअल अप्रोच की, so towards the beginning of the 19th century, the use of language in literature was no longer seen as a product of an established set of rules and devices, but an orientation towards the spontaneous overflow of powerful feelings. That every writer had a natural, linguistic, and idiosyncratic way of expressing ideas led to the identification of style with man and his thought. It advocates the expressive rather than the aesthetic properties which have to be adopted. तो अब इसमें aesthetic that portion is missing, उसमें expression is important, कि किस तरह से अपनी जैसे वो बात करनी है, उसमें कोई जो beauty है that is missing. Especially ये ऐसा ही दौर था, टाइम था जो वर्ड्सवर्थ का, कि लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, aesthetics है, this portion was not stressed. तो इस दौर की जो थ्योरी है, जो अप्रोच है स्टाइल की, वो ये थी इंडिविजुअल. In the light of such perspective, there is a revival of Cicero's conception of style as the expression of personality. इसी को वो दूसरे वर्ड्स में कहा जाता था, style is the man. तो ये भी बड़ी कॉमन उसको जरा रीट्रो में लिया जाता है कि वो पुरानी डेफिनेशन को और हम कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं. The way of entertaining the language of literature is known as individual stylistics. The belief that every writer had a different style led everyone to begin to search for his own technique. इसमें यही खराबी हुई कि ठीक है जी, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, अगर दूसरा उसको कॉपी कर रहा है स्टाइल को, ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी. लेकिन जब साइंटिफिक अप्रोच है तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मर्जी इसमें से इंग्रेडिएंट्स ले और अपनी डिश बना ले. तो लेकिन उसमें ये थोड़ा सा ये था कि नहीं जी, हर किसी के अपने ही इंग्रेडिएंट, अपना ही एक स्टाइल होगा. कोई उसके सेट इंग्रेडिएंट्स अगर वो कोई लेता है तो वो कॉपीइंग कंसीडर किया जाता था. In turn, this tendency stimulated linguistics to entertain the different individual uses in literary discourse, the way in which a writer expresses himself. तो हर एक का अपना ही फिर वो टेंडेंसी जो है कि वो इस तरफ उनको स्टिमुलेशन मिला. तो इसकी भी कुछ जो है कि वो डेफिनेशंस दी गई हैं, वो अगर आप उसमें से देखें, एक आध उसमें से देख लेते हैं. फर्स्ट है लीच की, कि पर्सनैलिटी ऑफ राइटर इज कनेक्टेड विद हिज पर्टिकुलर स्टाइल, कि वही स्टाइल के साथ पर्सनैलिटी को अटैच कर दिया, कि जैसे एक राइटर कर रहा है वो एक स्टाइल बन गया, उस इंडिविजुअल की बेस पे स्टाइल को देखा जाए. तो इसी तरह से और भी सारे उसी को ही वो जो है कि वो हाईलाइट कर रहे हैं. इसको हम जो है कि ये नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, इसको जरा इसकी डेफिनेशंस को आप देख लीजिएगा. Next, a practical approach towards style. The stylistics can be seen as a logical extension of moves within literary criticism early in the 20th century to concentrate on studying text rather than authors. अब ये
पहले है ना इंडिविजुअल वर्ड्सवर्थ का स्टाइल या उसका, तो इसमें ये थोड़ी सी आगे शिफ्ट आई, चेंज आई। जो तीसरी जो अप्रोच सामने आई या जो तीसरी थ्योरी हमारे सामने आई, तो दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसमें इसको न्यू क्रिटिसिज्म भी इसी को कहा जाता है। तो ये अमेरिकन की बेसिकली ये एक कह लेंगे इख्तरा थी। तो इसमें ये है कि अब फोकस जो है वो चेंज हो गया, अब ऑथर पे फोकस नहीं है। नाउ फोकस इज ऑन ऑथर, सॉरी ऑथर की बजाय टेक्स्ट पे, कि देखना टेक्स्ट को हम देखेंगे क्या कुछ है, उसी को हम देख लेंगे, उसमें जो स्टाइल है वही कुछ है। राइटर को पीछे कर दिया, राइटर को बिल्कुल एक उससे डिटैच कर दिया। The 19th century literary criticism concentrated on the author and in the written in text-based criticism of two critics, I.A. Richards and William Expan, his pupil, rejected that approach. कि वही बता रहा है कि उसमें ब्रिटेन में जो है कि वो ज्यादा राइटर पे जोर दिया जा रहा था, वही वर्ड्सवर्थ वगैरह के इनका क्योंकि टाइम गुजर रहा था अभी, तो अभी उन्हीं पर स्ट्रेस दिया जा रहा था। तो लेकिन जो कि अमेरिकन से उनके पास ये डिफरेंट, उसके बाद दिस अप्रोच इज ऑफन, उनसे जो डिफरेंट अप्रोच आई तो इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इसी को हम कहते हैं कि मैच विद द मूवमेंट इन यूएसए में जो इसकी मूवमेंट थी एसोसिएटेड विद द क्लेनेस ब्रुक्स। अगर आप ये इसमें लिटर जो है कि क्रिटिसिज्म में आप इसको क्लेनेस ब्रुक्स का हो सकता है कि वो पढ़ें। देन रेनिक, ऑस्टिन वॉरेन एंड ये सारे जो है कि ऑथर से, इनकी जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म। तो अब न्यू क्रिटिसिज्म को इन शॉर्ट अगेन अगर उसको अगर समराइज किया जाए तो आप ये समझ ले कि अब फोकस ये नहीं कि जो भी हम नहीं जानते कौन राइटर है, हमने देखना हमारे सामने बुक है, हमारे सामने पोएम है, हमारे सामने नॉवेल है, उसी को देख के हमने उसी में से स्टाइल को समझना है, उसी को जो है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करना है। तो दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। तो उसके बाद आगे लास्ट जो थी दैट वाज लिंग्विस्टिक अप्रोच टू स्टाइल, इसी को बड़ा वो साइंटिफिक, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या जिसको कहेंगे साइंटिफिक वे। अब जितनी भी अप्रोच है इसमें जो बात समझने वाली है कि चीजें बिल्कुल रैंडम से चली और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा डिफरेंट स्टेजेस को पार करते हुए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई, और फाइनली जो फोर्थ अप्रोच आ गई ये बिल्कुल साइंटिफिक बन गई कि इसमें सारे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो पॉइंट आउट कर दिए गए, वो आपके पास मौजूद है, उसकी बेस पे आप किसी भी स्टाइल को एनालाइज कर सकते हैं। What does this approach say? As linguistics studies language scientifically, पहले linguistic को बता दिया कि वो scientifically देखती है, तो इसी तरह से ये स्टाइल भी scientific है। It studies style as well as an impersonal and objective manner। वो subjective का opposite है impersonal या objective, जिसमें आपकी अपनी कोई नहीं, उसमें जो set formula दे दिया गया उस फॉर्मूले के ऊपर, उस कसौटी के ऊपर आप किसी की स्टाइल को भी परख सकते हैं। According to this approach, stylistic defines studies and analysis style objectively and technically, applying methodology of linguistics। ये उसके डिफरेंट जो प्रोपोनेंट्स हैं जो इस आइडिया को देते हैं, जॉफरी लीच है, विडोसन, हैलिडे, बैरी, ब्रैडफोर्ड। तो ये इस अप्रोच या स्टाइल को फॉलो करते हैं। लिटरेचर वॉज ट्रेडिशनली अप्रिशिएटेड नॉन टेक्निकली, ये बताया कि जब ट्रेडिशनली क्या था वो नॉन टेक्निकल वे से चलता था, तो इस अप्रोच ने फाइनल आके उसको बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पे इस्तेमाल कर दिया। तो पहले वो आर्बिट्रेरी था, बेतरतीब था, उसके अपना अपना टेस्ट था। तो नेक्स्ट इसके कुछ इसी की जो है कि इस फेस पे करते हुए जो है कि वो डेफिनेशंस दी गई हैं, स्पेशली जो विडोसन है उसको देखें कि किस तरह से वो कहता है कि देयर आर, ये जो टू प्रोसेस बने हुए हैं इसको देखते, जो डिसिप्लिन हैं, एक लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये दो चीजें हैं, और आगे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक लैंग्वेज है और एक लिटरेचर है। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है कि इन सब के दरमियान एक तरह से ये ब्रिज बन रही है कि ये दीज फोर थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इसकी बेस पे जो है कि साइंटिफिकली द स्टाइल इज स्टडीड। तो ओके स्टूडेंट्स, हियर आई स्टॉप शेयरिंग दिस and also stop recording.